नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक करंट इशू है। इंडियन आर्मी के जो चीफ जनरल मनोज पांडे आज नेपाल की एक विज़िट पे जा रहे हैं। आज वो नेपाली काउंटर पार्ट से मिलेंगे और नेपाली गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। इस बेसिक विज़िट को हम लोग अपने डिस्कशन को 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला, इशू क्या है, दूसरा, एजेंडा क्या है और तीसरा, एनालिसिस क्या है। दोस्तों, इशू ये है कि नेपाल की तरफ से पिछले समय में इन द लास्ट एटलीस्ट यू कैन से 2.5 years देयर हैव बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप विद इंडिया। तो पिछले 2-2.5 सालों से भारत और नेपाल के रिश्तों में काफ़ी ऊंच नीच हो रही है और ख़ास करके जब से कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उस समय से कहीं ना कहीं नेपाल ने पहले तो एक मैप इशू किया जिसकी वजह से भारत ने आपत्ति जताई। फिर भारत की मैप जो इशू हुई 2019 में एक तरीके से आर्टिकल 370 के एब्रोकेशन के बाद, तब से नेपाल अपनी तरफ से आपत्ति जता रहा था। इस पूरे मसले को हल करने के लिए बीच में दोनों देशों के कई बार विजिट्स हो चुकी हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री जी का भी विज़िट हुआ था नेपाल में। तो उसी विज़िट को कंटिन्यू करते हुए आज की डेट में आर्मी चीफ भी नेपाल जा रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका एजेंडा क्या है। दोस्तों, अगर हम एक तरीके से इंडिया और नेपाल के आर्मी टू आर्मी रिलेशंस की बात करें तो आप लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग होगा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इनफैक्ट रेयर पॉइंट सुन के, कि इंडिया और नेपाल के जो आर्मी टू आर्मी रिलेशंस हैं ये एज ओल्ड रिलेशंस हैं। और जब मैं कहता हूँ कि एज ओल्ड रिलेशंस है, इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, तो इंडिपेंडेंस के बाद उस समय इंडिया जब एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कर रहा था तो उस समय सरदार पटेल ने एक तरीके से नेहरू को ये बात जाके बोली कि हमें नेपाली आर्मी की मदद लेनी चाहिए और नेपाली गोरखास जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारत के लिए, भारत के साथ, भारत में रह के इतने सालों से जंग लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, आज की डेट में हमारे को उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए और बल्कि उनकी मदद लेनी चाहिए। तो जब सरदार पटेल ने जाके नेहरू को ये बात बोली तो नेहरू ने बोला कि भाई फिर उस केस में आप अपनी भारत की आर्मी को क्यों नहीं ये मौका देते, हमें नेपाल की आर्मी को क्या ज़रूरत है उनको बुलाने की, हमारी अपनी आर्मी है, अगर आपको यूज़ करनी है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी आर्मी का प्रयोग कीजिए। तो सरदार पटेल ने उस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो एक डिप्लोमेटिक पॉइंट था और डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया नेपाल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। सरदार पटेल ने ये बात बोली कि नहीं, हमें नेपाल की आर्मी को रिक्वेस्ट करके उनके यहाँ से थोड़े से बटालियंस को इसलिए मंगाना चाहिए क्योंकि उससे कल को भारत और नेपाल के पीपल टू पीपल रिश्ते अच्छे होंगे। क्योंकि नेपाल के गोरखास जो हैं भारत में रह रहे थे, उनके परिवार भारत में रह के एक तरीके से पल रहे थे, बढ़ रहे थे, तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा और कहीं ना कहीं नेपाली लोगों में एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा कि भारत उनके लिए खड़ा है हमेशा। तो नेहरू इस चीज़ से बड़े इंस्पायर हुए, बड़े खुश हुए और उन्होंने इस चीज़ का अप्रूवल दिया। और सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय से लेके जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तब से नेपाली सोल्जर्स और ख़ास करके गोरखा सोल्जर्स जो थे वो एक तरीके से भारत की आर्मी की मदद करते रहे। भारत में आके प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन भी उन्होंने कराने में मदद करी। अब इस पर्टिकुलर एनेक्डोट से जो मैंने आपको दिया, एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के आर्मी टू आर्मी रिश्ते बड़े पुराने, बड़े गहरे और बड़े डीप हैं और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप एज अ नेचुरल कोरोलरी जो निकल के आ रहा है उससे वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की डेट में हमारे आर्मी चीफ को नेपाल इसलिए जाना पड़ा दोस्तों क्योंकि अभी भारत सरकार ने एक तरीके से अग्निपथ स्कीम बनाई है। अग्निपथ स्कीम में एक कटिंग द फ्लैब वाला कॉन्सेप्ट है। कटिंग द फ्लैब यानी कि चर्बी काटने वाली कॉन्सेप्ट है कि भाई हम लोग एक एजाइल फोर्स चाहते हैं। तो एजाइल फोर्स इसलिए चाहते हैं दोस्तों क्योंकि पिछले कई डेकेड्स की इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गई है कि आज की डेट में आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में हम लोग पेंशन पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन मॉडर्नाइजेशन पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो भारत ने जो है, सरकार ने अभी अग्निवीर स्कीम निकाली है जिसमें 4 साल के लिए हम लोग एक बंदे को रिक्रूट करके उसको ट्रेन करके उसका यूटिलाइजेशन करके उसके बाद 75% लोगों को रिटायर कर देंगे 4 साल के बाद। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो भारत में सोल्जर लेवल पे होती थी, इसमें नेपाली सोल्जर्स का भी रिक्रूटमेंट होता था। अब भारत ने जब से ये अग्निवीर स्कीम बनाई तो नेपाल में काफ़ी इसको लेके प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट ये हुआ कि नेपाल की सरकार ने ये कन्वे करने की कोशिश करी भारत को कि भाई अब
आपने ये जो स्कीम बनाई है इसमें हमारे ऊपर भी एक इम्पैक्ट होने जा रहा है और इसकी वजह से हम इस स्कीम से इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने जब ये स्कीम बनाई तो आपने हमसे कंसल्टेशन तक नहीं करी, आपने स्कीम बना के इम्पोज कर दी हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमें ये स्कीम अब पसंद नहीं आ रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि कई नेपाली पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने एक तरीके से एक ऐसा प्रोपोगेंडा कैंपेन स्टार्ट कर रखा है कि वो ये बोल रहे हैं कि भारत के साथ हम अपने आर्मी टू आर्मी रिश्तों को ऑल टुगेदर रद्द कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आज की डेट में हमारे आर्मी चीफ का नेपाल जाने का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो नेपाल के आर्मी चीफ और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि देखिए अग्निवीर स्कीम में इनफैक्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आज की डेट में एक नेपाली सोल्जर जो प्रेफर कर रहा है इंडियन आर्मी में आके रिक्रूट होने के लिए, जो प्रेफर कर रहा है कि भाई इंडिया में आके वो सर्व करे, तो आज की डेट में अग्निवीर स्कीम के तहत वो ट्रेंड होगा एक मॉडर्न वॉरफेयर में, 4th जनरेशन वॉरफेयर में, हाइब्रिड वॉरफेयर में। और कल को हमारे आर्मी चीफ का जो एजेंडा है वो ये है उनको बताना कि कल को जब ये रिटायर भी होता है तो ये रिटायर होकर नेपाल की आर्मी में आप लोगों की भी मदद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल को इस बंदे के लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। तो उस नज़रिए से हमारा ऑब्जेक्टिव विजिट का ये है कि हम उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई देखिए कि आपकी तरफ से ठीक है जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं कि अगर आपको रद्द करने रिश्ते, वो एक अलग डिबेट है, वो एक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है। पर हमारे को आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंटली उनको जो कन्वे करना है वो ये है कि देखिए ये स्कीम आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल है, बिकॉज आज की डेट में आपके रिक्रूटमेंट की वजह से जो नेपाली सिटीजन अग्निवीर स्कीम में आएगा उसको एक ऐसा स्किल मिल जाएगा जिससे कि कल को उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा एजेंडा हमारे आर्मी चीफ का आज की डेट में ये है दोस्तों। इसके सवाए आपको ये याद रखना है कि अगर हम एक एनालिसिस करें यहाँ पर, तो नेपाल इस तरीके के रिश्ते रद्द कर देना और ये टाइप की बातें अक्सर क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर एक चाइना फैक्टर है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि चाइना पिछले कई डेकेड्स से एंड मोर प्रोमिनेंटली सिंस द लास्ट डेकेड वो अपने रिश्ते सिक्योरिटी लेवल पे नेपाल से बहुत ज़्यादा डीपन करता जा रहा है। चाइना का मेन इंटरेस्ट नेपाल में दोस्तों एक सिंपल है, और वो इंटरेस्ट ये है कि वो नहीं चाहता कि नेपाल की टेरिटरी तिब्बतियन लोग यूज़ करके प्रोटेस्ट करें, जिसकी वजह से चाइना को बदनामी झेलनी पड़े। तो नेपाल में किसी भी टाइप के तिब्बतियंस का प्रोटेस्ट को एक तरीके से करटेल करना और उसको रोकना आज की डेट में चाइना का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, और दैट इज़ ऑल्सो द मेन डायमेंशन ऑन विच चाइना इज़ इंगेजिंग विद नेपाल एट द सिक्योरिटी लेवल टुडे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि नेपाल एक ऐसा थिएटर बन चुका है दोस्तों कि जहाँ पर अब नेपाल के पास पहले ऑप्शन सिर्फ इंडिया होता था कि जो नेपाली लोग हैं वो केवल एंड केवल इंडियन आर्मी में आके काम कर सकते थे। पर आज की डेट में क्योंकि चाइना एक नया कॉम्पिटिटर इमर्ज करके आ चुका है, तो नेपाल के फॉरेन पॉलिसी में और मिलिट्री पॉलिसी में उसके पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। और आज की डेट में नेपाल जो है इंडिपेंडेंटली एक ये डिसीजन लेने की सोच रहा है कि भाई मेरा सबसे ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट कहाँ होगा। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव डिप्लोमेसी इज़ एट वर्क। तो इस कॉम्पिटिटिव डिप्लोमेसी को एक तरीके से एक सही दिशा दिखाने के लिए हमारे आर्मी के चीफ जो हैं वो अभी जा रहे हैं नेपाल, और आज जो वो जाएंगे इस दौरे में वो ये चीज़ कम्युनिकेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अग्निवीर स्कीम से आपके लिए एक नेक्स्ट जेन वॉरियर ट्रेन होगा, और ये नेक्स्ट जेन वॉरियर कल को एक सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, और इसकी वजह से वो एक तरीके से सोसाइटी में एक लार्जर तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, नॉट जस्ट मियरली एज अ सोल्जर। तो दोस्तों आई होप दैट इस पर्टिकुलर इशू में आपको थोड़े से थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। जस्ट टू क्विकली रिकैप एवरीथिंग, तो इंडियन आर्मी चीफ इज़ टुडे गोइंग टू नेपाल, ही इज़ गोइंग टू मीट हिज नेपाली काउंटरपार्ट्स and also various political leaders. India and Nepal have had a very deep historical people-to-people relationship, which has also manifested in the army-to-army relationship. Army of Nepal has helped India even during the times of integration of the princely states, which proves the fact that India took Nepal more seriously than anybody else. And also at the same time, it is important to remember that we deliberately chose to take Nepali help for integration of princely states because our objective was to give an indication to the people of Nepal that we stand for you and your welfare.
And apart from that, another important thing is that in the recent times, when India came out with the Agniveer scheme, under which it has decided to basically make the armed forces more agile, where it has decided to go for recruitment of soldiers only for 4 years, the idea is that we will have more agile, trained, and manpower which will be positioned to tackle hybrid war. However, Nepal has raised certain concerns because Nepal believes that the Agniveer scheme is going to impact people of Nepal joining the Indian army. One reason is because Nepal says that most of the people of Nepal prefer to join the Indian army because they get much better benefits and pensions there. However, today with the Agniveer scheme, they are of the opinion that those pensions and everything will get over, so it will create an unemployment crisis in our country. But what is equally more important to remember is that Nepal has been alleging that India has imposed the Agniveer scheme upon the Nepali people at a time when there are army to army relations and they were not consulted. So Army Chief is going there for the purpose of this consultation. Army Chief of India is going there today to convince the people of Nepal that see, while pension is one part of the game, but let's look at the larger picture. Today we don't want unemployment even in India, and we don't want unemployment even in Nepal. So the best scenario for everyone here is that let's go for Agniveer in a collective manner, because our army chief is going to convince the Nepali counterparts that see, Agniveers are going to be trained in hybrid war, they are going to be trained in the information war and other aspects of warfare, and all these aspects of warfare are only going to strengthen not only the Nepali security apparatus but also contribute very importantly to development of such manpower that will contribute to the general employment and welfare of the Nepali society after retirement of 4 years. But let's not forget that why Nepal is making all this noise today is because there is a lot of competitive diplomacy at work, and the competitive diplomacy at work is primarily because of the China factor. The Chinese are having a deep engagement at the security level with Nepal today, and the deep security relationship that they are having with Nepal today is primarily because they don't want the territory of Nepal to be misused by any Tibetans that may bring about bad repute to the Chinese as such, or the Chinese government as such. So now Nepal is in a position to have a competitive choice of exercising the China option and India option. So it is in this backdrop that the Indian Army Chief's visit has to be seen, and we will definitely be sure that Indian Army Chief will be able to convince the Nepali counterparts, because our relations are way deeper than the commercial relations that we have today with China. So I hope this video helps you to explain the larger dynamics at force and also the issues in India-Nepal relations generally speaking. Thank you.